वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन चारों क्वेश्चन का आंसर जरूर दें जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट आर द एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, नेम द हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मैकेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कैनाल इरिगेशन। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश जमान जियो वाला। एंड हियर इज चैप्टर नंबर 7 और एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, एपिसोड नंबर 2। ऑलरेडी एपिसोड नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने मेन क्रॉप्स, अदर मेन क्रॉप्स वगैरह हम स्टडी कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल स्टडी these following topics. Number 1, factor affecting agriculture product, then land reforms and farming and the environment. Number 4, irrigation, and we will cover the sustainable development in agriculture. ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम अपने टॉपिक पे कवर करेंगे। और हियर इज फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जिसके अंदर हमारे पास है टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर इंक्लूडिंग रेनफॉल, टेम्परेचर, पेस्ट एंड डिजीज। और सबको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले टोपोग्राफी, जितनी आपकी ज़मीन फ्लैट होगी उतना उस पर एग्रीकल्चर ईजी होगा। आपकी जितनी ज़मीन बड़ी होगी उतना प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मशीनें आसानी से चलेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सीडिंग आसानी से होगी, हार्वेस्टिंग आसानी से होगी। सॉइल आपकी एलुवियम होनी चाहिए। एलुवियम का मतलब ये है कि जब आपका रिवर जो है जब वो आता है आप तक पहुंचता है तो डेफिनेटली वो बहुत सारे अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है। उस न्यूट्रिएंट्स को हम एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। रिमेंबर, वो फार्मिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। और वैसे भी हमारा जो इंडस प्लेन है जिसमें से रिवर इंडस जहाँ से गुजरता है वो ज़मीनें बड़ी फर्टाइल है, वहाँ पर सॉइल और वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर हम वाटर इंक्लूडिंग रेनफॉल की बात करें तो हर क्रॉप को इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होती है, एडिकेट रेनफॉल चाहिए होता है इतना लिमिट में कि उसके क्रॉप खराब ना हो, वाटर लॉग ना हो, सैलिनिटी का खतरा ना हो। तो अगर हम पानी उनको प्रोवाइड करेंगे रिवर से और उसके ट्रिब्यूटरीज से तो इट विल बी बेनिफिशियल। देन अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, सो रिमेंबर अप्रैल से लेकर सितंबर ये सारे जो है वो ग्रोइंग सीजन होते हैं। आपने बेहतरीन किस्म के फ्रूट्स अगर आपने देखे मार्केट के अंदर तो आपने देखा होगा कि वो अप्रैल और सितंबर के दरमियान आते हैं। चाहे आप बात कर लें आम की बात कर लें जो बेस्ट फूड होता है हमारे लिए, इसको हम किंग कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं, ठीक है। चाहे आप तरबूज की बात कर लें, वाटरमेलन जो है हमारे पास, बहुत सारे फ्रूट्स हैं आपको मार्केट्स में नज़र आएंगे। वो ज़्यादा अप्रैल से लेकर सितंबर तक के टाइम पीरियड में नज़र आएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि पेस्ट और डिजीज़, जब भी हमारा क्रॉप ग्रो हो जाता है तो पेस्ट और डिजीज़ के बड़े ख़तरात बढ़ जाते हैं उसमें, और हमें उसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं कि हम उसको अपने क्रॉप्स को बचा सके ख़तरनाक पेस्ट से और डिफरेंट टाइप के डिजीज़ से। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारे ह्यूमन फैक्टर है और हमारे पास ये 3 ह्यूमन फैक्टर जो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, ये 3 वो फैक्टर्स होते हैं जो अगर हम अपने क्रॉप को देंगे तो हमारा क्रॉप और अच्छे से ग्रो करेगा। जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज की बात की जाए, इरिगेशन इज द बेसिक नीड टू इंप्रूव द यील्ड। अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप इवन के 2 और 3 क्रॉप भी एक साथ ग्रो कर सकते हो अपने फार्म फील्ड पर अगर आपकी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। कैनाल इरिगेशन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोवाइड करने से होता यह है कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का खतरा आ जाता है और ये हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय भी करता है। देन अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर जो है वो नॉर्मली ट्रेडिशनल या केमिकल जो भी हो वो आपके आउटपुट को इंक्रीज जरूर करता है, आपका आउटपुट बहुत उससे अच्छा आता है। रिमेंबर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर 75% ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर यूज एज अ सॉइल टू डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर। याद रखिएगा जितना भी आप फर्टिलाइजर यूज कर लो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, उसके अंदर हमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस ऑलमोस्ट मौजूद हो 75%, ताकि आपकी जो क्रॉप है उसकी स्पीड बढ़ जाए। मैकेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकेन मशीन सच एज ट्रैक्टर, थ्रेलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर, रीपर्स आर कॉल्ड मैकेनाइजेशन। इट्स मीन कि जब भी आपको अगर मैकेनाइजेशन का वर्ड समझ में आता है तो वो ये है कि जब आप अपने फार्म फील्ड में मशीन को इस्तेमाल करते हो तो वो मैकेनाइजेशन के वर्ड में आ जाता है कि वो मैकेनाइजेशन हम यूज़ करते हैं। मैकेनाइजेशन जो है आपके आउटपुट को ग्रोथ करेगा, डेफिनेटली ग्रोथ करेगा, क्योंकि हज़ारों बंदों का काम जो है वो एक मशीन कर देगी। दूसरी बात ये है कि उसके स्पीड में काम करेगी। आपका जो फार्मर है वो टाइम लेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 10 दिन। आपका जो मशीन होगी या जो ट्रैक्टर होगा वो सारे काम को विद इन अ डे करने के काबिल है, विद इन अ 2 आवर्स करने के काबिल है। तो उसकी स्पीड बढ़ती है आपकी, जितने ज़्यादा फ्लैट लैंड होगा मशीन इजीली चलेगी। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़मीन अगर आपकी फ्लैट नहीं होती तो आपको लेबर की नीड होती है। जिस तरह व्हीट क्रॉप के अंदर हम लेबर को हायर करते हैं क्योंकि एक तो उनकी क्रॉप का भी थोड़ा-सा इश्यू होता है, दूसरी बात है कि मशीन से सस्ता पड़ता है उनको व्हीट का जो हार्वेस्टिंग होती है। और होता ये है कि जब हम मशीन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्च्युनिटी होती है बहुत कम हो जाती है। डेफिनेटली जब सारा काम मशीन करेगी तो इंसान क्या करेगा? तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मशीन की वजह से आउट ऑफ द एम्प्लॉय हो जाते हैं, उन्हें सोर्स ऑफ इनकम उनका कम हो जाता है। ये एक साइड इफेक्ट है मैकेनाइजेशन का। देन हमारे पास एक टॉपिक है हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ द सीड। रिमेंबर, हमारे पास वैरायटी ऑफ सीड्स
अच्छी होनी चाहिए ताकि हम उससे अच्छे से अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकें। जैसे अगर हम उसे प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करते हैं तो व्हीट, शुगर केन, राइस के ये कुछ हाई शील्ड वेराइटीज़ मौजूद है सीड्स की। जो व्हीट में है मैक्सी पाक, शाखा 95, कोसान 95। देन शुगर केन में है JN 88, ठट्टा 10। राइस के अंदर सुपर बासमती 385 बासमती पंचाल। कॉटन की बात करते हैं तो MNH 93, नायाब 78। ये सारी हाई यील्ड क्रॉप्स कहलाते हैं। देन अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की बात करें, रिमेंबर हमें हर वक्त क्रॉप्स के अंदर पेस्ट और डिजीज का खतरा रहता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ता है, जो मेंटेन करता है विजिलेंस और कंट्रोल करता है पेस्ट को, या जितने भी आपके क्रॉप में लगे होते हैं जो कीड़े लग जाते हैं या फिर आपके क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें इनकी एडवाइजरी की नीड होती है। इवन के ये इस चीज़ के भी एबल होते हैं कि ये एरियल के थ्रू जो है वो आपके क्रॉप्स को स्प्रे करते हैं, जिससे आपका जो क्रॉप है वो बेटर ग्रो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो साइज ऑफ फार्म, रिमेंबर जितना ज़्यादा बड़ा फार्म होगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। लेकिन सब्सिस्टेंट फार्मिंग में होता ये है कि आउटपुट हमारा बड़ा स्मॉल स्मॉल होता है। स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से प्रॉफिट भी हमारा लो हो जाता है और हम उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ज़मीन इतनी छोटी होती है। अगर हम वो ज़मीन बड़ी हो तो चलो हम इंप्रूव कर सकें, लेकिन वो इंप्रूव हम नहीं कर पाते, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारा प्रॉफिट हमेशा लो रहता है। लैंड रिफॉर्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तकरीबन 53 जो परसेंट जो हमारे पास ज़मीनें थी उसके ऊपर सिर्फ 7% लोग कंट्रोल करते थे। मतलब अब अंदाज़ा लगा कि 7% ऑफ लैंड ओनर्स ओन 53% ऑफ लैंड, ऑलमोस्ट पाकिस्तान का हाफ। इट वाज नेसेसरी टू ब्रेक अप दीज लैंड एसेट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द लैंडलेस पीसेंट्स। अब हुआ होता ये था कि हमें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भाई बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें इन लोगों से, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लेकर छोटे फार्मर तक भी उनको पहुंचाई जाए। तो हुआ ये कि 1959 में एक लैंड रिफॉर्म आया, जिसमें हुआ ये कि 200 हेक्टर जो इरिगेटेड लैंड थी उस वहाँ तक उनको कंक्लूड कर दिया कि भाई इससे आगे आप ज़मीनें नहीं ले सकते। देन 400 हेक्टर उनको अनइरिगेटेड भी लेने की परमिशन दे दी गई। देन उसके बाद 1959 में एक चीज़ ये भी हुआ कि 60 हेक्टर ऑर्चर्ड्स जो थे वो अपने पास रख सकते, जो उनके बाग थे वो अपने पास कंट्रोल में रख सकते थे। उसके बाद 200 कैन बी गिवन टू गिफ्ट टू हायर। ऐसा हो सकता था कि 200 हेक्टर जो ज़मीन थी वो अपने हायर को गिफ्ट कर सकते थे, अपने बेटे को दे दिया या अपने भतीजे को दे दिया, जो आपका बड़ा है उससे आप गिफ्ट कर सकते थे। देन उसके बाद हुआ ये कि रेसिपिएंट्स जो थे, जो गवर्नमेंट से लोन लेके ज़मीनें खरीदते थे, उनको इंस्टॉलमेंट पे इजाज़त थी कि वो इंस्टॉलमेंट पे वो पैसे भरते रहें आहिस्ता-आहिस्ता करके। देन लैंडलॉर्ड जो थे वो ईज़िली अपने जो टेनेंट जिनको उन्होंने काम पे रखा हुआ होता था या फिर जिनको उन्होंने ज़मीन दी हुई होती थी फार्मिंग के लिए, उन्हें वो निकाल नहीं सकते थे। इसके ऊपर भी हुकूमत ने स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया था। देन कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग लेस देन मिनिमम साइज होता ही था कि हमारे पास जो ज़मीनें, जो बड़े-बड़े ज़मीनें थी उसको हमने छोटे से छोटा करने की कोशिश की ताकि ज़मीनें हमारे ज़्यादा ना बढ़ा सकें। देन फिर 1972 का टाइम स्टार्ट हुआ और 1972 में एक और नया रिफॉर्म आया, जिसमें 200 हेक्टर से कम करके 60 हेक्टर्स इरिगेटेड लैंड कर दिया गया। 400 अनइरिगेटेड से कम करके 120 हेक्टर अनइरिगेटेड कर दिया गया। जितनी भी एग्जेम्पशंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया एजुकेशन के अलावा। देन उसके बाद कंपनसेशन जो हुकूमत जो दे रही थी कि आप इंस्टॉलमेंट करके दे दो, हुकूमत ने वो कंपनसेशन भी ख़त्म कर दी। उसके बाद टेनेंट्स को ये राइट्स दे दिया कि भाई अब जो है वो आप ज़मीन खरीद सकते हो जिस पर आप काम करते हो, और लैंडलॉर्ड भी इसके ऊपर कंफर्म कर दिया गया भाई आप उन्हीं को सेल करोगे जो एक्चुअल टेनेंट्स होंगे, उनका पहला राइट बनता है ज़मीन पर। देन रिफॉर्म जो था वो कंटिन्यू रखा गया कंसोलिडेशन का 1959 के थ्रू ही। देन अगर हम बात करते हैं 1977 में 40 हेक्टर्स ऑफ द इरिगेटेड एंड ऑलमोस्ट 80 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड जो है फिर वो उनको दिया गया। उसके ज़्यादा वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकते थे और कम कर दिया गया, और जितने भी एग्जाम्पशंस थे ऑनर के वो सब ख़त्म कर दिए गए। सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो ऑनर को एग्जाम्पशन दी गई कि वो ट्रैक्टर और ट्यूबवेल जिनके पास हैं उनको 2000 तक का पर इंडेक्स यूनिट उनको अलाउ था। देन उसके बाद कंपनसेशन जो था वो फिक्स वैल्यू पे कर दिया गया 30 रुपये पर इंडेक्स यूनिट्स, और लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया टेनेंट्स के दरमियान फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जितने भी वहाँ के टेनेंट्स हैं वो इजीली वहाँ पर फार्मिंग कर सकें। एंड देन व्हाट इज द एम ऑफ लैंड रिफॉर्म, मतलब ये लैंड रिफॉर्म लाए क्यों गया? अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो लैंड रिफॉर्म की नीड क्यों थी? लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा नीड थी। उसका रीज़न ये है जो हमारे पास 4 मौजूद है। नंबर 1 उसके अंदर है टू ब्रेक द होल्ड ऑफ लार्ज लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनका होल्ड कम करना था, क्योंकि इनका होल्ड इतना ज़्यादा था कि हुकूमत से भी एक्चुअली ये कह सकते हैं कि पंगा ले सकते थे भाई। तो इस वजह से हुआ ये कि इन लैंडलॉर्ड्स की पावर को कम किया गया। और सेकेंड ये
कि द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जितने भी ज़मीनें हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ, जितने भी आपके फार्मर थे, छोटे फार्मर हो, बड़े फार्मर हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हों, ज़मीनें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही बंदे के हाथ में बहुत बड़ी ज़मीन हो और वो कंट्रोल कर सके, इवन आपकी मुल्क की इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर सके, ये पॉसिबल नहीं था। देन राइट्स ऑफ टेनेंट्स प्रोटेक्ट करना था, जो लोग वहाँ पे बेचारे ज़िंदगी भर जिन्होंने काम किया वहाँ पे अपनी फार्म, अपनी ज़मीनों पर, तो ऐसा ना हो कि उनको निकाल बाहर कर दिया जाए, जाओ भाई तुम अपनी यहाँ से खाली कर दो, तो वो कहाँ जाएँगे बेचारे, उनकी तो फार्मिंग, वो लैंड, वो वही उनकी ज़िंदगी थी, जहाँ पर वो ग्रो करके कमाते थे और खाते थे और सेल करते थे मार्केट के अंदर प्रॉफिट के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो इस वजह से उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। देन उसके बाद कंसोलिडेट होल्डिंग, इसका मतलब बड़ी ज़मीनें थी, बड़े पैलेसेस बना सकते थे, कहीं वो कमर्शियल यूज़ ना हो जाएँ, कहीं वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो जाएँ, तो इस वजह से इनके ऊपर भी लैंड रिफॉर्म का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट एफर्ट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर, इंक्रीज द प्रोडक्शन टू फर्टिलाइजर टू इनकरेज इट्स ग्रेटर यूज, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंप्रूव सीड एंड रेगुलेटिंग द क्वालिटी। मतलब जब तक हम अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट ने इंकरेज किया कि भाई आप फर्टिलाइजर अच्छा इस्तेमाल करो, परचेज करो, और उसके लिए हम आपको लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम है तो हम आपको फाइनेंशियल रिसोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया ताकि चेक एंड बैलेंस रहे, आपका जो क्रॉप है उसके ऊपर पेस्ट ना लगे, डिजीज़ ना लग जाए उसको कोई। सेकेंडली फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड किया गया, लोन प्रोवाइड किया गया। वन विंडो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया, जिसका मतलब ये था कि जब एक फार्मर अपनी फरियाद लेकर जाए गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट सारे मसले एक ही दफ़ा में उसके हल कर दे। हाँ भाई तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वन विंडो सॉल्यूशन का मतलब ये है। अब अदरवाइज़ वरना वो कहे कि नहीं भाई आपको ये वाला काम वहाँ से होगा, वो वाला काम वहाँ से होगा, तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको आपके फार्म फील्ड के आस-पास जो भी गवर्नमेंट का इदारा होगा वो सॉल्व कर सकता था। ये गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट लेकर आई एग्रीकल्चर सेक्टर में, और आज भी जो है वो हमारे किसान जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आज भी हमारा फार्मर इससे बेनिफिट उठा रहा है। रिमेंबर लोन्स अवेलेबल की जाती है ताकि वो मशीन खरीद सकें, ट्रैक्टर खरीद सकें और आहिस्ता-आहिस्ता करके उसे पे कर सकें। देन हमारे पास टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर तक के लिए इस्तेमाल करना है, आने वाली जनरेशन भी उसको इस्तेमाल कर सके। इस तरीके से हमें अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, जिस पे है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अगर हमारे पास सैलाब आ जाता है, फ्लड हो जाता है, तो हमारे क्रॉप्स में पानी आके जम जाता है। वो जब एवापोरेट होता है तो वो सॉल्ट छोड़ जाता है, तो मतलब नुकसान ही नुकसान है। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। देन सॉइल को मैनेज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी एग्रीकल्चर जो फार्मलैंड है उसकी लाइफ बढ़े। सॉइल मैनेजमेंट मस्ट बी इम्प्रूव टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमें अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव रखना है ताकि उसकी फर्टिलिटी कम ना हो जाए, और उसके लिए हमें करना ये है कि फॉरेस्ट को कट डाउन नहीं करना जो हिल्स पर मौजूद है। होता है कि जब फॉरेस्ट अगर हम कट डाउन कर देंगे तो होगा ये कि आपका एनवायरनमेंट ख़राब होगा, ज़मीन एक्सपोज हो जाएगी सूरज से, तो डेफिनेटली आपका जो सॉइल है वो बहुत तेज़ी से ड्राई हो जाएगा और वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। देन बायोलॉजिकल टेक्निक्स दैट यूज़ ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल इम्प्रूव द सॉइल एंड क्रॉप्स। हमें बायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए ताकि हम उसमें जो सॉइल और क्रॉप को अच्छे से हमारा इम्प्रूव हो सके, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। अगर सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस की जाती है, अगर हम उसे मॉडर्न टेक्निक से लिंक कर दें, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके अंदर ले आएँ, या हम फार्मर को इसके ऊपर बोलें कि भाई आप जो है वो ज़्यादा जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, सो डेफिनिटली दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग अ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। वो भी हमारे डेवलपिंग फार्मिंग को जो है वो उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम अगर मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करें तो इससे हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, और आने वाली जनरेशन है वो भी इसी चीज़ को यूज़ कर पाएगी, और हमें कभी भी फूड शॉर्टेज का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो डेफिनेटली हमें बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हमारे क्रॉप ग्रो ही नहीं होंगे, पानी कम हो जाएगा, इरीगेशन फैसिलिटी लो पड़ जाएगी, कैनाल इरीगेशन से भी पानी हमें लो मिलना शुरू हो जाएगा, तो होगा ये कि हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें करना ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना है ताकि बारिश होगी और हमारी फार्मिंग फील्ड इंप्रूव करेगी। सो माय डियर ऑल स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस एक्सप्लेनेशन आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कोई टॉपिक अगर आपको समझ भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उस टॉपिक पे बना भी दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह विल मीट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।